नमस्कार, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का ये ऑडियो आर्टिकल आपको बहुत हेल्प करेगा। हमें मुख्यतः जो है ध्यान देनी चाहिए लिसनिंग पर, फिर राइटिंग पर, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग पर। देन ये मेरा जो है ऑडियो आर्टिकल आपके जो लिसनिंग प्रैक्टिस है उस पे हेल्प करेगा। तो आइए हम गुप्त वंश को स्वर्ण युग का काल क्यों कहते हैं इस विषय का परीक्षण करते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की, द गुप्ता एम्पायर। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल जो आता है, मौर्योत्तर काल के बाद चौथी सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य इस अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं शक शासकों का शासन चौथी सदी तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। राजतंत्रों में गुप्त नाग, अभीर, इक्ष्वाकु तथा गणतंत्रों में अर्जुनायन, मालव, यौधेय, लिच्छवी आदि शामिल थे। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा, जो मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाण के सामंत रहते थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य, तकनीकी एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत जो है हमें कहाँ से पता चलता है। गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें मालूम चलता है। जैसे हमने शुरुआत से ही हमने जाना कि इतिहास का स्रोत हमें तीन माध्यम से ही पता चलता है। जो भी घटना है उसका साहित्यिक स्रोत, मतलब कोई भी पुस्तक लिखी गई हो, और पुरातात्विक लोग कोई स्तंभ, कोई लेख, कोई महल के द्वारा पुरातात्विक, और विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उनसे हम समझ सकते हैं। तो गुप्त साम्राज्य, गुप्त युग का जो है साहित्यिक स्रोत विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्र गुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम तथा शूद्रक कृत मृगकटिकम और शूद्रक के द्वारा मृगकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना और वात्स्यायन कृत कामसूत्र से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो कालिदास और शूद्रक के द्वारा इनकी रचनाओं के द्वारा गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक अथवा रुपयक तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। गुप्तकालीन स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियां,
चैत्यगृह आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी मिलती है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं से भी कुछ चित्र भी गुप्तकालीन के माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण अब समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत हो गए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कालिदास शूद्रक के द्वारा और विशाख दत्त के नाटक विशाख दत्त के द्वारा चंद्रगुप्तम के द्वारा पता चलता है। वहीं पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, अभिलेख, सिक्का, स्मारक, गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख, जबकि स्कंदगुप्त जूनागढ़ से भी जानकारी मिलती है। यहाँ सोने चांदी के सिक्के भी मिले। सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रुपयक तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से गुप्त काल का प्रमाण। इस काल में प्रमुख विदेशी यात्री फाहियान जो आया था चीन से। यह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसने मध्य प्रदेश का वर्णन किया है अपनी चीनी यात्री जो पुस्तक है। वेनसोंग भी चीनी यात्री है। इसने कुमारगुप्त, प्रथम गुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से यह भी पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद है। दो मुहरें, जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य अंकित है, प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल के प्रमुख शासक अब आते हैं। गुप्त काल का जो प्रमुख संस्थापक फाउंडर जो है श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त माना जाता है, जिसने अब महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज सामंतों की उपाधि थी, जिससे पता चलता था कि उसके किसी शासक के अधीन शासन करते थे। जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। इस सिंह के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दे दिए। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। स्कंदगुप्त के सूफिया के लेख रीवा मध्य प्रदेश में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ। माना जाता है कि जो प्रारंभिक जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक घटोत्कच को माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद जो स्कंदगुप्त के सूफिया लेख है रीवा मध्य प्रदेश में, उससे पता चलता है कि घटोत्कच जो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त ने जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई। इसकी पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। स्वर्ण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त, कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि है। दूसरा प्रमाण चंद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, जिसमें उसे लिच्छवी दहित्र कहा गया है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और कुमार देवी का नाम खुदवाया। इन सिक्कों के पृष्ठ पर लिच्छवी उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। प्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 320 ईस्वी में किया गया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था।
तो घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो राजा बना वो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी सौंपकर वह संन्यास ग्रहण कर लेता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त में के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी का स्रोत जो है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है तथा चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। प्रयाग प्रशस्ति के में समुद्रगुप्त को एक महान तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय धरणी बंद करने वाला बताया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ में जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। एरण स्तंभ लेख, गया, ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा माना गया है। इस स्तंभ में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित किया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पुनः अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेघ यज्ञ करने वाला कहा गया। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन नहीं किया गया है। समुद्रगुप्त की यात्राएं। समुद्रगुप्त की हमें 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती है। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासन देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द अंकित है। धनुर्धारी प्रकार, इसके पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि प्रतिरत अंकित है। मुद्रा के मुख्य भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। परशु प्रकार, इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं तथा उसकी उपाधि कृतांत यम परशु अंकित किया। अश्वमेघ प्रकार, इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण है। इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्ग लोक की विजय करता है उत्कीर्ण है। व्याघ्र हनन प्रकार, इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ भाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। वीणा वादन प्रकार, इसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सैन्य अभियान समुद्रगुप्त का एक महान सेनापति एक कुशल योद्धा था। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एक कुशल योद्धा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ की विजय, आट्विक राज्यों की विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने अच्युत, नागसेन तथा कोतकुलज शासकों को हराया। दक्षिण पथ के राज्यों में कुल 12 राज्य थे। कौशल, महाकांतार, कोराल, पिस्थुर, कोट्टूर, एडरपल्ला, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक के देवराष्ट्र, कुस्थलपुर। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई। प्रथम, ग्रहण, शत्रु पर अधिकार। द्वितीय, शत्रु को मुक्त करना। तृतीय, अनुग्रह, शत्रु को उसका राज्य लौटाना। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। प्रथम, ग्रहण। द्वितीय, मोक्ष। तीसरी, अनुग्रह।
ग्रहण मतलब शत्रु पर अधिकार, मोक्ष मुक्त शत्रु को मुक्त कर देना, तथा तृतीय अनुग्रह शत्रु को उसका राज्य लौटाना। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। आर्यावर्त की द्वितीय युद्ध में राजा थे रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त वर्मा, चंद्र वर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत आदि बल वर्मा। समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्यों को अपना सेवक बनाया। प्लीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिनमें समतट, डावाक, कामरूप, कृतपुर तथा नेपाल आदि राज्य शामिल थे। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए थे, जिनमें शामिल हैं देवपुत्र, सिंहासनी, शाही, शक, मरुंड, सिंहल आदि से। समुद्रगुप्त की विजय नीतियां क्या थी? राज्य प्रस्भोद्धरण की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सर्व करदाता ज्ञानकरण की नीति, इस नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारिकृति नीति, आठविक जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह, दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए गए। कन्योपायन, विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति किया गया। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में इसमें सम्मिलित था। समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं क्या है? समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रामक, अप्रतिरथ पराक्रामक आदि उपाधियां धारण की, जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से। गुप्ता वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। मतलब समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आया, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, तो एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है, वो रामगुप्त है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा हुआ शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुवदेवी देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसके शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कृति वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। उदयगिरी गुहा अभिलेख से भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रामाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया।
उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक कुरकावत्सन की पुत्री से किया। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा एवं उसके मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हो। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया था, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। भारतीय अनुश्रुतियां उसे शकों का विजेता के रूप में स्मरण करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। अन्य नाम एवं अन्य उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त, देवराज एवं द्विश्री उपाधियां क्या विक्रमार्क, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि। कला एवं साहित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में स्मरणों युद्धों के कारण नहीं, बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा गया। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर वरामिहिर एवं वैरुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था 399 से 414 के बीच। फाहियान का यात्रा विवरण। फाहियान चीन मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से 399 में भारत आया। वह ताम्रलिपि से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। उसके वर्णन इस प्रकार हैं। मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न थे। लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे तथा मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। संख्या तथा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा तथा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं का द्वारा निर्मित बताया। उसने नालंदा, राजगृह, बोध गया, वैशाली, श्रावस्ती व कपिल वस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को शीन-टू कहा गया है। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था तथा और सेनापति आम्रकारदव बौद्ध अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंद गुप्त था। यह एक विवादास्पद विषय है। कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख एवं करमंदा अभिलेख आदि से शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। सिक्के। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी काल में हुआ। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। इस प्रकार की मुद्रा के मुख्य भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उपाधियां। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय या महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेध आदि उपाधियां धारण की। अन्य विशेषताएं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों के आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान
कहा जाता है। स्कंदगुप्त, अब कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, इसका कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ 455 से 467 के बीच। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया। हूण राज्य फारस से खेतान तक फैला हुआ था। अभी जो खाड़ी प्रदेश है, फारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं, फारस, हूण राज्य जो है फारस के खेतान तक फैला था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हूण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ। तोरमाड़ और मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। पुष्यमित्र वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दुशासप्य अशोक के समय एवं सुविशाख रुद्रदामन के समय, ये तीनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं। वेनसांग ने नालंदा संग्राम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संग्राम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त के वृषभ शैली के एक नए सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त ने 466 में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। अम्बेसडर जो है 466 में चीनी सम्राट सांग के दरबार में स्कंदगुप्त ने एक जो है एम्बेसडर राजदूत भेजा था। अन्य शासक स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय शासक हुए। बुधगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को धन दान में दिया था। नरसिंहगुप्त ने हुड़ नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के 7 नए वंशों का उदय हुआ। उसने वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी तथा भुवनेश्वर के पुष्यभूति वंश आदि प्रमुख थे। गुप्तों का शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। गुप्तकालीन, अब हम प्रशासन के बारे में जानते हैं। गुप्तकालीन प्रशासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है। गुप्तकाल में प्रशासन, इसकी गुप्तकालीन राजधानी क्या थी? गुप्तकाल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और गुप्तकालीन साम्राज्य एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है। राजा होता था। राजा गुप्तकाल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था और गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई थी, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टक। राजा का यह कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य था। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप करता था। इस काल में शासन व्यवस्था स्वतंत्रात्मक एवं वंशानुगति थी, लेकिन ज्येष्ठाधिकार जैसे तत्व कम दिखाई पड़ते हैं। मंत्री परिषद और दूसरा अधिकारी गण। काममद एवं कालिदास दोनों मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। गुप्त काल में मंत्रियों
का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार सामंतों तथा उच्च 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 अधिकारी में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कि गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे पहले राजा होता था। राजा का मंत्री परिषद होते थे, मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारीगण होते थे। उसके बाद जो है प्रांत मंत्रिपरिषद में काममद एवं कालिदास दोनों मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा के द्वारा डायरेक्ट उनकी योग्यता के आधार पर राजकुमार सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कि कुमारा मात्य आधुनिक IAS अधिकारी वर्ग के पदाधिकारियों की भांति थे। कुमारा मात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे जो स्थानीय शासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश का संदेश जारी करते थे। गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग, महाबलाधिकृत सेनापति होता था, महादंड नायक न्यायाधीश होता था, संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी, भंडाराधिकृत राजकोष का अधिकारी, महाक्ष पटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। तो महाबलाधिकृत सेनापति समझ सकते हैं, महादंड नायक दंड देने वाला न्यायाधीश, संधि विग्राहक शांति और युद्ध का जो है मंत्री होता था, दंडपाशिक पुलिस विभाग का दंड देने वाला सर्वोच्च अधिकारी, विनय शिक्षा देने का और भंडारगृह राजकोष का महाक्ष पटलिक होता था, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, महाप्रतिहार राजा प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। हरिसेन चंद्रगुप्त का संधि विग्रहिक, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक, शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री, पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का मंत्री, पर्णदत्त एवं चक्रपालित चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त का मंत्री गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी थे। गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद धारण करता था। इसी काल से पद वंशानुगत भी होने लगे थे, क्योंकि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां ऊंचे पदों को धारण करती थी। इसकी जानकारी करमदंडा अभिलेख से मिलती है। अब प्रांत, जिला और स्थानीय शासन अभी के वर्तमान स्वरूप जैसा है वैसी गुप्त साम्राज्य में भी था। इसीलिए माना जाता है कि गुप्त जो है स्वर्ण काल था। जिला, प्रांत और स्थानीय शासन में विभाजित था। शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुक्तियों मतलब साम्राज्य को राष्ट्र, भुक्तियों मतलब राष्ट्र के नाम से मिलते हैं। जैसे बंगाल के पंडवर्धन भुक्ति तथा जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलों में, प्रदेश या विषय में बांटा जाता था, जिसका प्रधान विषयपति कुमारा मात्य कहलाता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी जिसे विषय परिषद कहा जाता था। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। इस परिषद में शामिल थे नगर श्रेष्ठी, पूंजी वर्ग का नेता, सार्थवाह, विषय के व्यापारियों का नेता, प्रथम कुली, कारीगर समुदाय का प्रमुख, प्रथम कायस्थ, लिपियों का प्रधान। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता। ग्राम सभा का कार्य स्वयं ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना, निर्माण कार्य करना तथा राजस्व एकत्रित करना था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होता था।
उनकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी जो अनेक अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। उसके बाद न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित थे। राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी, कुल। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा के पास था। पहली बात, स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया था। इसका प्रमुख कारण था भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी का आना। भूमिदान, दीवानी और फौजदारी मामला, जो जमीन जायदाद से जो मामला उठे दीवानी, और जो कत्ल किसी का खून हो गया तो फौजदारी मामला होता है। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली की भी सीमित जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकारिणिक कहा गया। सैन्य व्यवस्था। न्यायालय व्यवस्था, न्यायालय में सबसे राजा प्रमुख होता था, दंड देने का अधिकारी वही होता था। सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति था जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वरोही, गज सेना। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को उपरीक, दशा पराधिक, चौराधिक, दंडपाशिक और अंगरक्षक आदि प्रमुख पद थे। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट्ट या भाट कहा जाता है। गुप्तचर कर्मचारी को क्या, दूत, तथा पुलिस कर्मचारी को भट्ट या भाट कहा जाता था। रण भंडागारिक पदाति वस्तुओं को व्यवस्था करने वाला अधिकारी रसद की व्यवस्था करता था। राजस्व के स्रोत। गुप्त काल में भू राजस्व से प्राप्त आय आमदनी का मुख्य स्रोत थी। मुख्यतः भूमि का सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था। इसलिए कालिदास ने सम्राट को षष्ठमांश वृत्ति कहा। कर, भाग, भोग, उद्रंग, उभिकर, भूतावास, प्रत्यय, शुल्क। भाग, भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। भोग, राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं, फल, फूल, सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला कर। और उद्रंग होता था स्थायी कृषियों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। भूतावास प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। शुल्क, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। कर की दर 1/6 से 1/6 के बीच होती थी। किसान हिरण्य, नगद तथा में अन्न दोनों के रूप में भूमि कर की अदायगी कर सकते थे। भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में तथा भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में किया गया है। भूमि कर से जुड़े अधिकारी ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रह अधिकारी, महाक्ष पटलिक एवं कारणिक, आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी, शौलसिक सीमा शुल्क एवं भू कर अधिकारी, और न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी। भूमि संबंधी विवादों का जो है वो कहलाता है दीवानी मामला। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि कर मुक्त होती थी तथा इसके उपधारकों को पूर्ण नियंत्रण होती थी। ऐसे भूमि दानों का एकमात्र उद्देश्य शैक्षणिक एवं धार्मिक था। गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य था रक्षा तथा सैनिक सेवा थी। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि तथा व्यवसाय था। वाणिज्य व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। चौथा वर्ण शूद्र था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अपृश्य वर्ग था। इन्हें अत्यंज तथा चंडाल कहा गया। वेनसांग ने शूद्रों को खेतीहर कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। अब शूद्र सैनिक
वृत्ति भी अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिला था। चंडाल को 4 वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य चंडाल लोग ही करते थे। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। इस काल में वर्ण अवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड में वर्ण भेद कायम थी। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता, जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त था। स्त्रियों की स्थिति। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्प आयु में विवाह होना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन आदि। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्य शब्द आए हैं। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। दासों की स्थिति। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत करता है। भूमि दान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। कृषि। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। बृहत संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यप, द्रोणव तथा आड़वप भूमि का पैमाना थी। भूमि के प्रकार। क्षेत्र, वास्तु, खेल, अपघर, गोचर। क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि। वास्तु वास करने योग्य भूमि। खेल जो भूमि जोती नहीं जाती। अपरहत बिना जोती गई जंगल भूमि। गोचर पशुओं के चारा योग्य भूमि। सिंचाई का प्रबंध राज्य करता था। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। वाणिज्य एवं व्यापार कैसे होते थे। वस्त्र उद्योग इस काल का सर्व प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। इस काल में मिट्टी के बर्तन एवं मृण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ। महरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के नियम, श्रेणी तथा संघ होते थे। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सार्थवाहों, प्रथम कुलिकों आदि की मुहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वाणिज्यिक निकायों का उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन। श्रेष्ठी कुलिक निगम श्रेष्ठियों, शिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ। पुग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। श्रेणी जो है एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। निगम व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। अमरकोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर भिन्न भिन्न व्यापार करते थे। इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का, जबकि भृगुकक्ष भड़ौच पश्चिमी भारत का बंदरगाह था। देखिए इसमें ध्यान दें, ताम्रलिपि पूर्वी भारत का तथा जबकि भृगुकक्ष भड़ौच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। इस काल में चीन से रेशम, चिनासुंग, इथियोपिया से हाथी दांत तथा अरब, ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। मुद्राएं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें
जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। सोने का सिक्का 114 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। सोने का सिक्का 114 ग्राम। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए गए थे। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान में मिले हैं। धार्मिक स्थिति। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचयतन रचना शैली का मंदिर है। इस मंदिर में शेषनाग की सरैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं का भी उपासना होती थी। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन व बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे अतः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ। इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय अक्षपाद गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कुणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी प्रमुख आचार्य सबर स्वामी, उत्तर मीमांसा या वेदांत वदरायण प्रमुख आचार्य गौड़पाद। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। गुप्त काल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्न हैं। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का लोप, धर्म कला के अनुगामी के रूप में पाषाण का अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का प्रारंभ। स्थापत्य कला। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य में क्या हुआ? गुप्तकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान भी हुआ था। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्न हैं। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का लोप, धर्म कला के अनुगामी के रूप में पाषाण का अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का प्रारंभ। स्थापत्य कला। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वैष्णव मंदिर, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। गुप्तकालीन गुहा मंदिर में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है, जिसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति कला एवं चित्रकला। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विष्णु की मानवाकार प्रतिमाएं बनी। बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी, जिनमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना का मूर्ति रूप इसी काल की देन है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश और भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ, अजंता तथा बादामी के गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफा
अजंता की जो गुफा है 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। याद रखिएगा, फैक्ट है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शिक्षा एवं साहित्य। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा भी आगे चलकर विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऋतुसंहार कालिदास के द्वारा, मेघदूत कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंश कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान संकुतलम कालिदास, विक्रमो शीर्ष्य कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, स्वप्न वापसदत्ता भास, चारुदत्ता भास, अरुभंग भास की रचना, हर्षचरित बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा, नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षदर्शन, बृहसंहिता वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, पंच सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, न्यायावतार सिद्धसेन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामदत्त, कामसूत्र वात्स्यायन, चरक संहिता चरक, मृक्कटिकम शूद्रक, योगाचार असंग। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इस काल में सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत, साइन सिद्धांत दिया गया था। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को और अधिक परिशुद्ध किया। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने के, शून्य के प्रयोग के नियम एवं द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए। सुश्रुत को शैल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने शैल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शैल्य उपकरणों का वर्णन किया। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। बाघभट्ट ने अष्टांग संग्रहक नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। वराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप आज देखने को मिलता है, उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों का भाष्य लिखे गए थे। गुप्त काल में नारद, परशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना की गई थी। अब हम समझते हैं कि अभ्यास प्रश्न, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शताब्दी में कोण ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी चक्रीय। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर रामगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा पृथ्वी प्रथम वीर समुद्रगुप्त को, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया स्कंदगुप्त। अब हम गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल को समझने की कोशिश करते हैं। गुप्तोत्तर काल या फिर पूर्व काल 6ठी शताब्दी के मध्य तक लगभग गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। इसके पश्चात सामंतवाद नामक नई प्रवृत्ति के साथ विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का उदय हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, लेकिन संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा नहीं।
जा सका। राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तुर्क शासन की स्थापना तक जारी रही। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ उनका विवरण है। मैत्रक, स्थान वल्लभी, प्रमुख शासक भट्टारक, धारसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धनपट्टक, गृहसेन, शिलादित्य प्रथम। गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों में सबसे लंबे समय तक शासन किया। मौखरी, कन्नौज, हरिवर्मा, ईशानवर्मा, सर्ववर्णा, इन्होंने हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया। पुष्यभूति, थानेश्वर, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, विशाल राज्य स्थापित किया। पूर्ववर्ती गुप्त, मगध, महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन, मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही। चंद्र राजवंश, बंगाल शासक शशांक, थानेश्वर एवं कन्नौज शासकों से इसकी शत्रुता थी। तो गुप्त राजवंश की समाप्ति के बाद जो है केंद्रीकरण समाप्त हो गई और क्षेत्रीयता बढ़ गई। अपने अपने क्षेत्रीय स्थान पर अपने आप को स्वतंत्र शासक की भावना का उदय हुआ। तो मैत्रक राजवंश हुए, मौखरी, पुष्यभूति, पूर्ववर्ती, गुप्त, चंद्रगौड़ इत्यादि राजवंश का उदय हुआ, जो कि अलग अलग स्थान पर अपनी अपनी क्षेत्रीयता को बनाए रखा। इस दौरान कोई भी केंद्रीय शक्ति का उदय नहीं हो पाया। तो थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, किंतु हूणों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यह राजवंश हूणों के साथ हुए अपने संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ। गौड़ शासक शशांक द्वारा राज्यवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। गौड़ शासक शशांक को मार देने राज्यवर्धन के द्वारा मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। वेनसॉन्ग का विवरण क्या कहता है? वेनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसॉन्ग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह नालंदा, बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसने अपना ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा। वेनसॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान महाशाक्य मुनि कहा गया। वेनसॉन्ग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। उसने शूद्रों को किसान कहा था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। हर्षवर्धन 606 से 647। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 से 6 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वेनसॉन्ग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की
उपाधियों परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तर पार्थेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परमा महेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। राज्यवर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तरी भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। तो ये थे